स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद श्याम में। ये हमारा भारतीय संविधान से तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार देखिए जो है भारतीय संविधान के, अगर भाग पूछा जाए कि किस भाग में इनका उल्लेख किया गया है, तो यहाँ से भी कभी किस भाग में किया गया, तो भाग 3 में किया गया है इनका उल्लेख, ये ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों के अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले समझते हैं, देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और भी आगे पूछे जाने की संभावना है। तो इसे ध्यान से समझना है, पूरा वीडियो देखना है आपको। अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आइए देखिए मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अभी देखिए मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो पहली बात ये ध्यान रखना कि मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया है, तो मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। खूब प्रश्न पूछा गया है, कई बार रिपीट किया गया है प्रश्न, इसलिए ध्यान रखना। अभी देखिए मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा भी समझ लें कि भाई हम सन 1215 ईस्वी से ब्रिटेन के सम्राट जॉन मेजर ने वहाँ के किसानों को कागज़ पर कुछ लिखकर अधिकार सौंपे थे, जिसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। यानी जो ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटेन के सम्राट जॉन मेयर, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के किसानों को कागज़ पर कुछ लिखकर अधिकार सौंपे थे, उसे ही उस टाइम जो है मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो ये ध्यान रखना है कि कब ये लिखा गया था, तो 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी। तो एक प्रश्न यहाँ से और निकल कर आता है कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कहाँ से होती है, तो ब्रिटेन से होती है। कहाँ से, ये भी ध्यान रखना, ब्रिटेन से होती है। कब होती है, तो 1215 ईस्वी में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का उल्लेख यहीं से मिलता है। नेक्स्ट है, अब दूसरी बात देखिए, भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो किसके संविधान से प्रेरित हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। काफ़ी बार प्रश्न ये रिपीट किया गया है, इसे ध्यान रखना। अब हम दोनों मौलिक अधिकारों का थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त इतिहास कहाँ से मिलता है, इनका क्या क्या है। तो यहाँ से बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने किस विधेयक में की है, तो एक इनका जो स्वराज विधेयक है, उस विधेयक में इन्होंने मौलिक अधिकारों की जो सर्वप्रथम सबसे पहले मांग की थी। कब, 1895 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दूसरी रिपोर्ट आती है, फिर दूसरी रिपोर्ट कौन सी आती है, तो वो आती है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने भी रिपोर्ट मांग करते हैं, कब, 1928 ईस्वी में, ये भी जो है मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। और फिर तीसरी बार जब मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है, तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में भी मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। तो ये भी जो है 3 यहाँ से पॉइंट जो निकल कर आते हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम आगे और थोड़ा समझते हैं। देखिए मूल अधिकार से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कई बार परीक्षाओं में रिपीट की गई है कि मूल अधिकार से जो संबंधित समिति के अध्यक्ष थे वो उस समय कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उप समिति की अगर हम बात करें तो जेबीपी कृपलानी थे। तो ये भी ध्यान रखना है, समिति कौन थे, देखिए मूल अधिकार से जो संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबीपी कृपलानी थे, ये ध्यान रखना। अब थोड़ी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं भी हम समझ लेते हैं। तो इनकी जो प्रकृति है कैसी है, तो मौलिक अधिकारों की नकारात्मक राज्य के विरुद्ध किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब ये देखो मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो कैसी है, नकारात्मक राज्य के लिए विरुद्ध है। अब ये नकारात्मक राज्यों के विरुद्ध के लिए क्यों है, क्योंकि मौलिक अधिकार जब हमें राज्य में ऑलरेडी जब सारे मौलिक अधिकार प्रदान ही कर रहा है, रक्षा सुरक्षा हर एक चीज़ प्रदान करना है, तो ये फिर राज्यों के विरुद्ध क्यों होते हैं। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए राज्य में हमेशा अमरेंद्र बाहुबली तो आपको मिलेंगे नहीं। अगर कभी अमरेंद्र बाहुबली रहते हैं तब तो ठीक है, अगर कभी भल्लाल देव आ गए तो फिर आप क्या करेंगे, वो आप पे अत्याचार करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए ये कहा गया कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों को राज्यों के नकारात्मक विरुद्ध किए गए हैं और नागरिकों को ये सीधे प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि जिससे अगर देश का कोई भी राजा अगर ऐसा आएगा जैसे भल्लाल देव आ गए, तो वो आप पर शासन ना कर सकें, आप पे अत्याचार ना कर सकें, आपके मौलिक अधिकारों को छीन ना सकें। इसलिए ये राज्यों के विरुद्ध जो है बनाए गए हैं। अब इनका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ये नेक्स्ट है। अब देखिए मौलिक अधिकार थोड़ा और समझते हैं इसको गहराई से। देखिए ये वाद योग्य न्यायोचित हैं। देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इन्हें संरक्षण प्राप्त है। देखिए जब ये मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आपका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इनकी देखिए असीमित नहीं है, ये इनकी एक सीमित संख्या है। यहाँ से राज्य को भी
पावर मिली हुई कि राज्य जो है युक्ति युक्त इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये स्थायी नहीं है, मौलिक अधिकार जो है ये स्थायी नहीं है। राज्य आपातकाल में इन्हें निलंबित भी कर सकता है। तो जब कभी राज्य में आपातकाल की स्थिति जब लगती है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित भी कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये राज्यों के विरुद्ध भी हैं और व्यक्तियों के भी विरुद्ध हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो राज्यों के विरुद्ध मिलते हैं और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। कुछ नकारात्मक प्रकृति के हैं और कुछ सकारात्मक प्रकृति के भी हैं। जो नकारात्मक प्रकृति के हैं इनका कहाँ से उल्लेख लिया गया है? जो सकारात्मक हैं, देखिए नकारात्मक इनका ब्रिटेन से उल्लेख किया गया है और इनका यूएसए से किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किया गया है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अब देखिए, वर्तमान में कुल हमारे भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो ये ध्यान रखना है, वर्तमान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में विद्यमान है। नेक्स्ट अगले हम समझते हैं, देखिए यहाँ से एक प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 का में केवल विधिक अधिकार से बना दिया गया है। तो जब 7 थे, एक हटा दिया गया है। अब वर्तमान में कितने बचे हुए हैं? तो 6 बचे हुए हैं। इसीलिए यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 7 पहले हुआ करते थे, मगर अब जो कितने हैं वो 6 वर्तमान में हैं। जो मौलिक अधिकार है, जो ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, इसे अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अब इसे केवल जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। किस? अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 का में से जो है रख दिया गया है। नेक्स्ट अब देखिए, ये जो 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे ऐसे ही फैक्ट आपसे पूछ लेगा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद क्या है? तो 19 से 22 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले और देखते हैं यहाँ से प्रश्न और भी पूछे जाने की संभावना है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इनका अनुच्छेद किसमें उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 23 से 24 जो है इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 इनका जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद देखिए 29 से 30 इनका जो है उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। अब आइए हम 6 जो हम मौलिक अधिकार पढ़े हुए हैं, तो इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। और पहले अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद जो 14 है इसमें क्या लिख रखा है? तो इसमें लिख रखा है विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, तो इसे ध्यान रखना है। यहाँ विधियों है, यहाँ देखिए विधियों, यहाँ विधियों के समान संरक्षण। तो ये देखिए विधि के जो समक्ष समानता है ये कहाँ से ली गई है? तो विधि के जो समक्ष समानता है, ये जो विधि के समक्ष समानता है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों के जो समान संरक्षण है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से जो है इसका कंसेप्ट लिया गया है। नेक्स्ट है देखिए विधियों के समक्ष समानता, ये इसका नकारात्मक प्रकृति कहते हैं, और इसे विधियों के समान संरक्षण जो इसे सकारात्मक प्रकृति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम समझते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसमें क्या लिख रखा है? तो इसमें लिख रखा है देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। देखिए अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है, किसी के धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप देखे होंगे जो कोई अगर किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो इसी अनुच्छेद 15 के तहत ही उसको जो है सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 भी समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 16 में किया गया है, यानी लोक नियोजन में जो है सभी को समान रूप से अवसर जो है प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट समझते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या बात कही गई है? तो इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत जो है किया गया है। तो यानी अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी का इसमें जो है विवरण मिलता है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अगला अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में क्या बात लिखी गई है? उपाधियों का अंत। राज्य उपाधि नहीं देगा, सिवाय विद्या या सेना संबंधी सम्मान नहीं देगा। यानी देखिए यहाँ अनुच्छेद 18 में लिख रखा है कि उपाधियों का अंत किया गया है। देखिए पहले देखे होंगे लोग जो है सांसद विधायक जब चलते थे तो उनकी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगी होती थी। अब आज देखे होंगे उनकी गाड़ियों से भी लाल बत्ती को हटा दिया गया है कि जिससे सभी को एक समान जैसा दिखे। अब सिर्फ खाली उपाधि उन्हीं लोगों को दी जा सकती है कि जैसे
विद्या है, विद्या के मामले में अगर कोई डिग्री आपको देनी होती है तो वहाँ पर आपको विद्या के क्षेत्र में यानी उसमें दी जा सकती है। और सेना संबंधी आपको जो है उपाधि दी जा सकती है। बाकी सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। इसके अलावा आपको राज्य कोई उपाधि नहीं दे सकता है। दूसरा अनुच्छेद हम समझते हैं। दूसरा अनुच्छेद है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। देखिए अनुच्छेद 19A में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 19A में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मतलब ये जो इसी में प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख इसी में जो है मिलता है। यानी जो प्रेस मीडिया हमारी होती है, जो बोलने का उसको अधिकार है, वो इसी अनुच्छेद के तहत ही इसको भी बोलने का अधिकार प्राप्त है। इसमें लिखा हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 19B। अनुच्छेद 19B में लिख रखा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। आप देखिए शांतिपूर्ण जो है बिना हथियार रहित, देखिए हथियार रहित यानी बिना हथियार जो है आप सभा और सम्मेलन भी कर सकते हैं, आप इसको भी अधिकार आपको प्राप्त है, लेकिन कैसा, शांतिपूर्ण तरीके से। नेक्स्ट है अगला है अनुच्छेद 19C। अनुच्छेद 19C में क्या है, संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जो है इसे बाद में जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसे जो है यानी संघ एवं सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार दिया गया है। इसे बाद में जोड़ा गया है, कब, 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जो है इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट अगला हम और समझते हैं। देखिए यहाँ से हम और समझते हैं अनुच्छेद 19D। अनुच्छेद 19D में जो है भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार भी दिया गया है। भारत में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। ये अधिकार जो है किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 19D में ये बात उसका जो उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 19E। अनुच्छेद 19E में भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार भी आपको दिया गया है। भारत में आपके किसी भी क्षेत्र में आप अपना वास स्थान बना सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 19G। 19G में बात क्या कही गई है, वृत्ति आजीविका या भारत में कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार है। देखिए आजीविका चलाने के लिए भारत में कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, तो व्यवसाय करने के लिए भी आपको अधिकार दिया गया है। आप भारत में कहीं भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, दोष यानी दोष ऐसे लिखा जाएगा, दोष। देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण संबंध में संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ पर अपराधों के दोष सिद्ध के संरक्षण में जब तक अपराधी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा तब तक जो है उसका संरक्षण यहाँ पर प्राप्त है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ये भी सीधे ऐसे ही फैक्ट उठा लेते हैं, पूछ लेता इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 21 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट अगला हम समझते हैं। देखिए 21A। अनुच्छेद 21A ये बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि 21 है तो 21A है तो इसके बाद में जोड़ा गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध कराना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। और इसे बाद में जोड़ा गया है, कब, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद में अनुच्छेद हम 22 देखते हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, यानी कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी और निरोध से क्या है, संरक्षण भी जो है आपको प्राप्त है। ये किस अनुच्छेद 22 में ये बात लिख रखी है। मौलिक अधिकार तीसरा है। तीसरा हमारा क्या मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 यहाँ बात कही गई है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ अनुच्छेद 23 से 24 इसमें बात जो है कही गई है, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ जो है अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 23 जो है मानव का दुर्व्यापार, देखिए क्या है, दुर्व, यहाँ से थोड़ा देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, दुर्व्यापार। तो दुर्व्यापार वेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी किसी भी व्यक्ति का, मानव का आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस पर भारतीय संविधान जो है प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कारखानों या खानों में बच्चों के लिए बच्चों के नियोजन का प्रतिशत है, यानी खानों और कारखानों या खानों में आप बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है अगर उनकी अगर 18 वर्ष से अगर उनकी एज कम है तो। अगला है हमारा मौलिक अधिकार। तो अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 इसका जो है उल्लेख किया गया है। यहाँ देखिए अनुच्छेद 25 में क्या लिख रखा है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आप देखिए अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, यानी अंतःकरण की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी धर्म का आप यानी प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 25 में ये बात लिखी गई है। अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, ये भी जो है ध्यान रखना है। अगला है देखिए यहाँ से अनुच्छेद जो है 27। अनुच्छेद 27 क्या बात कहता है, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। तो किसी भी धर्म यानी किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है कर देने की स्वतंत्रता।
नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या है, कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान जो है किया गया है, यानी कुछ शिक्षण संस्थान जो है इसमें धार्मिक शिक्षा का क्या किया गया है, प्रावधान जो है किया गया है। नेक्स्ट अगला हमारा अनुच्छेद मौलिक अधिकार कौन सा है, तो वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30 में जो है उल्लेख किया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद देखिए 29, अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे तो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद देखिए 30। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक के वर्गों का अधिकार दिया गया है इसमें। तो ये भी ध्यान रखना है, ये किस में बात कही गई, तो अनुच्छेद 30 में जो है लिख रखा है। अगला है देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 32 में क्या बात कही गई है, अनुच्छेद 32 में जो कहा गया है, इस भाग द्वारा जो है प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए जो है उपचार किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर लास्ट में देखिए अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है कि हृदय एवं आत्मा की संज्ञा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे दिया है, तो अनुच्छेद 32 को जो है दिया गया है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है। तो इसको भी काफ़ी ध्यान रखना है, हृदय एवं आत्मा की संज्ञा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो ये आज हमारे मौलिक अधिकार थे। आज तक हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट में अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए, और इस वीडियो में हम क्या सुधार कर सकते हैं वो भी अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।